बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सियासी बहरान को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब का दोबारा इंतखाब होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चौधरी परवेज़ लाई ने, जो पंजाब में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। फैसला हुआ कि 22 तारीख को होगा और फैसले के हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई उससे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे सालसी का किरदार अदा करती हुई नज़र आई। फ्रीकैन से पूछा गया कि अगर हम फैसला करेंगे तो वो कानूनी होगा, बेहतर है आप दोनों इस बात पर जो है राज़ी हो जाएं और उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब के दोबारा इंतखाब के हवाले से तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। पहले जब चौधरी परवेज़ लाई साहब से पूछा गया कि क्या आप इस बात पर तैयार हैं कि पंजाब के वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज ही रहें जब तक नया इंतखाब नहीं होता, तो चौधरी परवेज़ लाई ने इस पर आमादगी का इजहार किया। बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने कहा कि हम इस बात पर एतराज़ करते हैं और हमें अपनी लीडरशिप से पूछने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फा किया। बाबर अवान साहब ने इमरान खान साहब से रब्ता किया और वापस सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हैं कि जब तक नया इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक हम हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब कबूल करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये डिसीजन दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो मखसूस नशिस्तों और इकतीस नशिस्तों के हवाले से जो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला, उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब पंजाब के अंदर 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ लाई मद्दे मुकाबल होंगे। दोनों उम्मीदवार और दोनों सियासी जमातें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि उन्हें आज फतह हासिल हुई। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में कहती है कि इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब ही रहें, और दूसरी तरफ असद उमर और फवाद चौधरी जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो कहा कि हमजा शहबाज शरीफ इलेक्टेड वज़ीर-ए-आला नहीं हैं, सिलेक्टेड हैं, हम उन्हें आज भी तस्लीम नहीं करते। क्या हमजा शहबाज 22 तारीख तक बाख्तियार वज़ीर-ए-आला होंगे? क्या पंजाब के अंदर 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के हवाले से जिन खदशात का जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में, वो इलेक्शन शफाफ होंगे? और क्या इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करती हुई तो नहीं नज़र आएगी कि हम इन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की थी? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ उन कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज की प्रोसीडिंग की, जो बयानात दिए और जिस तरीके से कहा गया कि पूछा जाए इमरान खान साहब से और पूछा जाए चौधरी परवेज़ लाई साहब से, हमजा शहबाज साहब को बुलाया जाए ताकि फ्रीकैन राज़ी हो जाएं। क्या अदालत का काम फ्रीकैन को राज़ी करना है या अदालत का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, साबिक़ अटारनी जनरल। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आलिया हमजा मलिक साहबा, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इरफान कादर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए, PTI भी खुश है, PMLN भी खुश है, चौधरी परवेज़ लाई सब भी खुश हैं। अगरचे PTI कहती है कि आज के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ अब भी वज़ीर-ए-आला हम उनको मानने को तैयार नहीं हैं। फैसला कानूनी है, आइनी है, या फैसला सालसी के तौर पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ठीक है सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, सियासी बहरान है, इस बहरान को हल करने के लिए सबको बिठा के राज़ी करके फैसला सुना दिया जाए? देखें, एसेंशली ये एक सियासी मामला है जो कि एक झगड़ा है पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। इस तरह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होता है कि हमारे दायरा अख्तियार में ये चीज़ नहीं आती, तो वो फिर कोशिश की गई है कि हम सालिस का किरदार अदा करें। तो इन अ वे सुप्रीम कोर्ट को अब ये अदराक हुआ है कि इस तरह के मामला में हमें डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए और दोनों को फरीकों को अगर हम मनवा लें और वो सालिस का किरदार अदा कर सकें कि इनका आपस का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, तो क्या ही अच्छा होता कि जब 63A पे सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन की एक शिक खुद ही लिख दी थी, वो ना लिखते और उस वक्त भी कहते कि जी ये पार्लियामेंट अपना मामला जो है खुद ही तय कर ले, हमारे ये करने की चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे जो सदारती रेफरेंस आया था वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट था और ये उसको लिख सकते थे आराम से कि जी ये उस पर बड़ा क्लियर है 63A पे मुनर्रिफ अराकीन के बारे में, लेकिन
अब उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद महसूस हुआ है कि ये सारी चीज़ जो है ये बहुत एक किस्म का एक इंतशार, आईनी इंतशार फैल चुका है, और उसको रोकने के लिए अब उन्होंने ये कहा है सबको, बल्कि एक जज साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि आप हमारी बात मान जाएं, क्योंकि नहीं मानेंगे तो फिर इसमें आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस तरह का अंडर थ्रेट रखना पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी चीज़ अच्छी, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो जज साहिबान को इस तरह के रिमार्क्स भी अवॉइड करने चाहिए। बहर कैफ अब अगर उनको अदराक हो रहा है कि उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था, तो अब वो उसको समेटना चाह रहे हैं गालिबन, तो उस हद तक। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इस सारी चीज़ में एक तासुर ज़रूर गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो एक रुझान है वो थोड़ा सा फेवर कर रहा है उसको, पीटीआई को। तो इस तरह का रुझान जाना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कोई फेवर कर रही है उनको, लेकिन इंप्रेशन ये ज़रूर जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वो फेवर में कोई बात कर रहे हैं। इरफान कादर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का हक हासिल है कि ये कहा जाए कि वो अपनी लीडरशिप से पूछ के बता दें, फिर इमरान खान साहब से रब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या वो हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला मानने को तैयार हैं या नहीं हैं? आइन और कानून क्या कहता है? क्या किसी की आशीर्वाद, किसी की इजाज़त, किसी को मुतमिन करना मकसूद हो सकता है आइन और कानून के मुताबिक? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी रोल नहीं है इस तरह से कि वो इस तरह से, जहाँ पे एक सियासी रस्साकशी चल रही हो तो वहाँ पे वो एक फ्रीक को नजर आए जैसे कि वो को प्रेफरेंस दे रहे हैं या कह रहे हैं उनसे खास तौर पे पूछा जाए। तो ये चीज़ें जो है, इससे अदालतें जो है वो एक किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं, और इस तरह के कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए अदालतों को। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इरफान कादर साहब, क्या पंजाब के अब वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज बाख्तियार होंगे? क्योंकि उन्हें इजाज़त तो मिल गई कि वो 22 तारीख तक वज़ीर-ए-आला रहेंगे जब तक कि दोबारा इंतखाब नहीं हो जाता। बाख्तियार होंगे, उसी तरीके से उनके फैसले आइनी और कानूनी होंगे? पूरी तरह से बाख्तियार हैं, और उन्होंने खुद ओथ उठा चुके हैं कि वो आइन की पासदारी करेंगे। और अगर उन्होंने ओथ उठा लिया है कि आइन की पासदारी करेंगे, तो यकीनन आइन की पासदारी में उनको ये भी देखना होगा कि वो जो मुनरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। उनका वोट बिल्कुल काउंट होगा। और हमजा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त उन्होंने शिक 4 आर्टिकल 130 के तहत मेजॉरिटी हासिल कर ली थी, और वो आईनी मेजॉरिटी थी, लिहाजा रीपोल की भी जरूरत नहीं है उस पर। अगर वो चाहें तो उनको लाजिम उन पे बनता है कि वो स्टैंड लें इस पे, और वो कहें कि चूंकि आइन में वो जो याहिया अफरीदी साहब का व्यू था कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकती, हमजा शहबाज को इस वक्त वो सही व्यू जो है वो बताना चाहिए। हाँ, इस पे उनकी सुप्रीम कोर्ट से अगर एक डिफरेंस होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने चूंकि ओथ उठाया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात वाकई नहीं लिखी हुई कि मुनरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा है, और हमजा शहबाज को इस वक्त चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट के सामने चले जाएं और कहें कि आप फुल कोर्ट बैठे, क्योंकि ये जो चंद जजेस हैं ये थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि यही जजेस बैठ रहे हैं केसेस में। खास तौर पे एक जो जज है वो हर केस में वो साथ होते हैं। तो अगर जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में 10 जज बैठ सकते हैं, तो सूबा पंजाब के मामले में क्यों नहीं 10-12 जज बैठ सकते? ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अहम मामला है। हमजा शहबाज शरीफ को चाहिए कि ये आइन ये कहता है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे कोर्ट से, सारे सुप्रीम कोर्ट से, कि आप सब मिलके फुल कोर्ट इसको देखें, ताकि अगर एक जज के केस में, फायजीसा साहब के केस में अगर 10 जज बैठ सकते हैं, तो ये इतना अहम ये पूरे सूबे का मामला है, 12 करोड़ का सूबा है ये, तो यहाँ पे क्यों नहीं 10 या 15 जज बैठ सकते? लेकिन इरफान साहब, क्या आईनी तौर पे ये मसला अब हल हो नहीं गया जब परवेज़ लाई साहब और हमजा शहबाज दोनों मान गए कि 22 तारीख को इलेक्शन होगा, दोबारा इंतखाब होगा वज़ीर-ए-आला पंजाब का? हाँ, वो आपकी बात ठीक है कि वो जो एक बहुत ज्यादा बुरानी कैफियत थी उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ये कहना कि जी, जैसे आपने मुझसे सवाल कर दिया कि हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे, वो बात गलत है। लाहौर हाई कोर्ट की वो बात बिल्कुल गलत है, और सुप्रीम कोर्ट का
ये कहना कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं हुए उस पे इस स्टेज के ऊपर, वो सब चीजें गलत है। तो इसलिए मैंने कहा था, लेकिन बहरकैफ इनको अभी भी चाहिए कि वो जो गलत जूरिस्प्रूडेंस, जो गलत फैसले हुए हैं, उनको भी रिविजिट करवाएं, क्योंकि अगर गलत फैसले इस तरह से ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स की किताबों में रहेंगे तो उससे आइंदा आने वाले दिनों में आइन जो है उसकी वायलेशंस जो है कंटिन्यू करेंगी। ये चीज़ हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। ठीक हो गया। आलिया हमजा साहब, अगर हम बात करें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ और था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जबकि जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, आपके इत्तेहादी हैं, उनका मौक़िफ़ कुछ और था। वो फौरी राज़ी हो गए हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने के लिए, जबकि इमरान खान साहब, बाबर अवान साहब ने कहा हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर इमरान खान साहब की अप्रूवल से इमरान खान साहब भी मान गए। लगता है ये कि दोनों जमातों के माबैन इख्तलाफ था सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसीर साहब। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें बता दूं, अगर इस मुल्क में कोई कानून या आइन होता तो हमजा शहबाज किसी सूरत भी वज़ीर आला ना होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें दो ऑप्शंस दी गई थी, या 2 दिनों में इंतखाब करा लें या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे, ठीक है। और उस केस के अंदर ये जो एक ऑप्शन थी कि वो उनकी अभी ये जो जब तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि वो कितने बाइख्तियार हैं या कितने बेइख्तियार हैं, और उनकी काबीना और उनके जो बाकी मुशीर वज़ीर हैं वो सारे इस वक्त फारिग होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन हम यही समझते हैं पहले दिन से कि जो हम ये कहते थे कि वो गैर आइनी वज़ीर आला हैं, तो वो बरकरार रही है बात, क्योंकि इलेक्शन भी दोबारा हो रहा है, रीपोल भी दोबारा हो रहा है, और जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहती थी वही हो रही है। मैं कुछ बातें कादिर साहब को इरफान कादिर साहब को याद करा दूं। इन्होंने कहा ना, और ये इन्होंने कहा कि जी सालिसी नहीं करनी चाहिए। अभी अप्रैल की ये बात है, एक लीडर को डाइस पर बुलाया गया था, उससे पूछा गया था आप कब इलेक्शन चाहते हैं, चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात पेश करें, हम देखते हैं क्या करना है। वो तो किसी को याद नहीं है। जो आज ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से पूछा गया, फिर इन्होंने 2 बातें एक ही सांस में कर दी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, हम भी यही कहते थे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, और हम भी यही कहते थे कि जब डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी है और डिप्टी स्पीकर ने ये कह दिया है कि अदम एतमाद नल एंड वाइड है, तो उसके बाद सोमोटो क्यों लिया गया, और अगर सोमोटो लिया गया तो 63A का जो डिसीजन था उसमें 2 माह क्यों लगे। उसके बाद ये क्यों कहा गया कि इस डेट और इस टाइम के ऊपर और इतनी देर के अंदर ये इंतखाब होगा, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। यही बात आप इधर आ जाए, जब ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जी लार्जर बेंच बन जाना चाहिए, ये 3 जजेस ही क्यों फैसला देते हैं, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं जी, हम तो सिर्फ यही चाहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 3 टाइम्स अ डे बैठे और 3 टाइम्स अ डे बैठकर वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि हमजा शहबाज का वोट भी होगा, डिप्टी स्पीकर उसको चेयर भी करेगा, और उसके बाद उस इलेक्शन के बाद उसका हल्फ भी होगा, चाहे वो स्पीकर नेशनल असेंबली को ही लेना पड़े। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल इसी तरह से हम जो आज पिटिशन में गए थे वो लाहौर हाई कोर्ट की इसी एक बात के ऊपर गए थे कि जी इतने बजे से इतने बजे तक रीपोल होगा और पुराना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। यही एक बात है कि हमें अदालतों में जाना पड़ा। आलिया साहब मेरा सवाल ये है यहाँ पे, आलिया साहब मेरा एक सवाल ये यहाँ पे कि अगर आप जो है इस फैसले के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप कानूनी जंग लड़ते, जब आपसे कहा जा रहा था कि फिर कानूनी फैसला हम देंगे, सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रही थी कि अगर आप राजी नहीं होते, अब हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला नहीं मानते 22 तारीख तक, तो फिर हम कानूनी फैसला करेंगे। क्यों ना पीटीआई ने आईनी जंग और कानूनी जंग लड़ी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की सालिसी को मान लिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सिर्फ एक आईनी और कानूनी जंग तो इस वक्त पीटीआई लड़ रही है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मुसल्लत कर दिए हैं।
चाहे आप वफाक देख लें, चाहे आप पंजाब देख लें, आज आपने उसको आज आपने उसने आर्गू क्यों नहीं किया आपके वकीलों ने? मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने तो पहली फर्स्ट लाइन ये कही थी कि अगर आइन और कानून को देखा जाए तो हमजा शहबाज तो पहले दिन से, यानी जो उनका ये 2 माह का पंजाब के ऊपर वो रहे हैं, वो मुसल्लत करदा रहे हैं। आलिया साहबा, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर आपके वकील बाबर रवान साहब, आपके वकला, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्गू करते वहां पे। आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि वो गैर आईनी, गैर कानूनी सिलेक्टेड हैं। लेकिन आलिया साहबा देखिए, आलिया साहबा सियासी बयानबाजी, आलिया साहबा सियासी बयानबाजी अपनी जगह पे, सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रही थी कि या कानूनी तौर पे आप इसको जो है प्ली करें, कानूनी तौर पे आप फैसले का इंतजार करें, या सालसी मान लें ये वाली कि हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं, तब आप कानूनी रुकावट उठाते, आप उनके आईनी और गैर कानूनी तरीके पे बहस करते, आप के वकला परसू करते और आईनी और कानूनी जंग जीतते। मुझे तो, मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि यहाँ तो पहले दिन से कोई आइन और कानून देखा ही नहीं गया। किस आइन और कानून के अंदर ये है कि पुलिस के गुल्लू बट आप असेंबलीज के अंदर दाखिल करें और एक पार्टी को आप इलेक्शन का हिस्सा ही ना बनने दें? किस आइन के अंदर ये लिखा है कि 3 टाइम्स अ डे लाहौर हाई कोर्ट बैठे और सिर्फ ये फैसला करे कि हल्फ किस दिन किस वक्त होगा, गवर्नर हाउस को यरमगाल बनाया जाए, गवर्नर रेंजर्स को बुलाता रहे, पुलिस को बुलाता रहे, लेकिन वहां पर कोई ना? कौन से आइन और कानून को फॉलो किया गया? कौन से आइन और कानून की किताब के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर जो नेशनल असेंबली का स्पीकर जाएगा और वो वजीर आला पंजाब का हल्फ लेगा? यही तो सारी चीजें थी इस सारे अरसे के अंदर। हम तो एक लीगल बैटल लड़ रहे थे पहले दिन से, और आपने देखा है कि कितनी लंबी लंबी डेट्स दी गई और आखिर के अंदर ये कहा गया कि जी 24 घंटे के अंदर आपने सारा इलेक्शन कराना है, जबकि हम ये कहते हैं कि आइन और कानून ये कहता है कि आपने हमारे लेकिन आज आलिया साहब, आज लीगल बैटल लड़ने की बजाय आज सालसी को तरजीह दी गई। मुझे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है। आलिया साहब एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि आज जीत किसकी हुई है, PMLN की या PTI और उनके इत्तेहादियों की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आली हमजा साहब, प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हार या जीत की, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। PTI ये समझती है उसकी जीत हुई है, लेकिन हमजा शहबाज अगर वज़ीर आला रहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि इन इंतखाबात से पहले पहले हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन आप लोगों ने खुद ही तस्लीम कर लिया कि हमजा शहबाज को हम वज़ीर आला तस्लीम करते हैं, तो फिर हार तो PTI की हुई। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, मुझे आप ये बात बता दें, हमें कहा गया था इलेक्शन करा लें मुनहरिफ अरकान के बगैर, और उसमें जो आपकी जो हमारी सीट्स हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का ही फैसला था, जो 5 रिजर्व सीट्स हैं वो ऐड नहीं होंगी। बताइए क्या है, आप हाथ पांव बांध के सिस्टम के आगे किसी को फेंक रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं अवाम का फैसला है, 17 जुलाई को अवाम अपना फैसला कर लेगी। हमारी जो रिजर्व सीट्स बनती हैं वो उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ओपन मैदान में आए मुकाबला कर लें, जिसकी जितनी सीट्स होंगी। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हम तो पहले दिन से हमारा तो ये अवाम में जाना है, अवाम ने फैसला करना है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, चाहे आप पंजाब की ले लें चाहे आप वफाक की ले लें, ये नहीं चलनी। पहले दिन से, जिस दिन से ये गैर आईनी तौर पर मुसल्लत हुए, पंजाब ले लें या वहाँ, हम यही कह रहे हैं कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान आ रहा है, क्योस हो रहा है। यहाँ पर आज आप देख लें कि क्या हुआ है अयाज अमीर के ऊपर। अभी मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है। उसके बाद आप देख लें आज SPI, WPI और जो CPI है वो कहाँ पर जा रहा है। वो मतलब 1995 के बाद पहली दफ़ा जो महंगाई है वो टॉप के ऊपर चली गई है, तकरीबन कोई 28% से ऊपर जा रही है, और WPI 32% से ऊपर जा रहा है। कोई यहाँ पर हाल है। आज आप लाहौर में देख रहे हैं रक्षा यूनियन वालों ने कितना बड़ा इस हुकूमत के ऊपर उन्होंने एक जुलूस निकाला हुआ है। वहाँ पर लोग जो है लोड शेडिंग से तंग आकर बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर हम एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत करें जो अक्सरियत में नहीं है, जो अकलियत में है, जो जिसको अवाम की बैकिंग नहीं है।
IMF से आपका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, IMF आप पे शराइत लगा रहे हैं, वो आपको NRO 2 के ऊपर आपको ये कह रहे हैं कि आप पूरी एक टास्क फोर्स बनाएं, आपने जो करप्शन लॉज में अमेंडमेंट की है। मतलब आप ये देख लें कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कहीं पर नहीं है। आपको चाइना ने जिस तरह से ब्रिक्स से किक आउट किया है और जिस तरह से इंडिया दोबारा वहां पर ऐड हुआ है, हर चीज़ ये बता रही है कि ये हुकूमत ना सिर्फ ना अहल ना तजर्बाकार बल्कि अवाम के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत हुई है। PTI वाहिद जमात है, आइन कानून की जंग लड़ रही है, अवाम की जंग लड़ रही है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो आपने किया था, मुल्क नहीं ऐसे चल सकता, आपको अपने फैसले रिवर्स करने पड़ेंगे, आपको अवाम के अंदर जाना पड़ेगा। जो भी पार्टी आए अवाम का कौन फैसले रिवर्स करेगा? PTI के पास एक रास्ता है कि वो एहतजाज करे और एहतजाज में ये डिमांड करे कि नए इलेक्शन हो। हुकूमत के पास ये हक हासिल है कि वो इलेक्शन ना करवाए या अपनी मर्जी से जो उसकी मुद्दत बनती है उसके बाद करवाए। आप ये मुतालबा हुकूमत से ही कर सकते हैं ना, किसी और से तो नहीं आप कह सकते कि इसको रिवर्स करे। फैसले को रिवर्स कैसे करे, कौन करे? देखिए जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट उठा लें। अभी कल की उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा है इदारों के बारे में, आप उठा लें स्टेटमेंट, उठा लें बोतानी साहब की जो कह रहे हैं कि फंड्स लेने के लिए उन्हें एक सेक्टर कमांडर के पास जाना पड़ा है। आप स्टेटमेंट उठा लें यहाँ पर इनके अपने इत्तेहादी बाप पार्टी की, आप MQM की स्टेटमेंट उठा लें, सारे क्या कह रहे हैं। और उसके अलावा वो भी छोड़ दें आप, ये जो हमें NOC भी मिलना है परेड ग्राउंड के अंदर, वो भी हमें ये पता चला है कि वो भी जी गेट नंबर 4 से ही आना है। फिर उसके बाद जो वोट को जिन्होंने इज्जत देनी थी वो हमें ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला भी गेट नंबर 4 करेगा। सिर्फ ये रीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये रीत तो पाकिस्तान, आलिया साहबा ये रीत तो पाकिस्तान, उन्होंने जो फैसले करने हैं यहाँ तक कि इनके PhD के भी फैसले गेट नंबर 4 से हो रहे हैं। अब ये सब वापस आता हूँ आपकी तरफ, एयाज अमीर साहब का भी तज़किरा कर लें। एयाज अमीर साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी, तज़कियाकार, कालमिस्ट, उनको लाहौर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी और एंकर पर्सन और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। शामी साहब, हो क्या रहा है? एयाज अमीर साहब जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ अगर लाहौर में ये होता है, उनको मारा पीटा जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम देखते हैं सियासतदानों को कहीं मारा जाता है, कहीं जूते पड़वाए जाते हैं, कहीं गोलियां चलती हैं सियासतदानों के खिलाफ, जलसों में जाके नारे लगते हैं, साफ़ी बाहर निकलते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मलिक साहब, जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। एयाज अमीर साहब हमारे सीनियर रफीक हैं, उनके ख्यालात से या उनकी किसी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि वो एक बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं और अपनी बात कहने का करीना और सलीका रखते हैं और उनका बड़ा एहतराम किया जाता है और उनको हक है कि वो कौमी मसाइल पर अपनी राय दें और किसी के खिलाफ दें या किसी के हक में दें। क्योंकि जो कुछ हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं समझता बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए, और जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए, उनका ताक़ुब करना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए, और ताकि हमें मालूम हो सके कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उनके क्या मकासद हैं और क्या मुहर्रकात हैं। तो मेरा ख्याल हम सबको मुश्तरका तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ये सूरत हाल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन शामी साहब, अगर मैं जैसे कि मैंने तज़किरा किया माजी का भी, हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं, पिछले अगर 5-6 साल की सियासत भी हम अपने सामने रखें तो मुखालफीन को मारना, उनके खिलाफ आवाज़ें कसना, जलसों में जाके अंडे मारना, अपने मुखालफीन को गद्दार करार देना, सोसाइटी के अंदर इस किस्म की इंतहा पसंदी तो हम पिछले 6-7 साल से देखते चले आ रहे हैं। अब मीडिया के अंदर भी जिस किस्म की ग्रुपिंग हुई है, धड़ेबंदी हुई है, मीडिया के अरकान भी एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंपेन चलती हैं, ट्रेंड्स चलते हैं ट्विटर के ऊपर, लोगों को उकसाया जाता है कि इनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। क्या ये उसी का नतीजा नहीं है? देखिए मलिक साहब, जो सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं वो हकीकत है, और बदकिस्मती से हमारे जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने इस सूरत हाल को पैदा किया है, इसकी हौसला अफजाई की है
और उनके कारिंदे जो हैं लोगों पे हमलावर होते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनके खिलाफ कंपेनिंग करते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो आपके भी सामने हैं और मेरी भी सामने है। और ये अब जो सूरत हाल है अगर इसी तरह बरकरार रहेगी तो किसी को भी अपनी लपेट में ले सकती है और कोई शख्स जो है इसका निशाना बन सकता है। तो अब ये कानून नाफिज करने वाले अदारों पर लाजिम है तो इस सूरत हाल को संभालें और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको बेनकाब करें और उनको कानून के कटहरे में लाएं। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। आबिद शेरली साहब भी मसद मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। आबिद शेरली साहब साबिक वफाकी वज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आबिद साहब ये बताइएगा, आज मीर साहब का वाक़या लाहौर में हुआ, यही मैंने शामी साहब के सामने सवाल रखा। आलिया हमजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोसाइटी के अंदर इस किस्म की इंतहा पसंदी जो हम फेस कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर निकलते हैं, आपका मुखालफ आपके खिलाफ आवाज़ कसता है, आपका मुखालफ आपको मारना चाहता है, आपका सियासी मुखालफ आपके ऊपर अंडे फेंकना चाहता है, आपको गद्दार करार देता है। इसी तरीके से मीडिया की तफरीक, मजहबी तफरीक, एक दूसरे के साथ हम पाकिस्तानी होते हुए भी लड़ने पर उतर आए हैं। ये नौबत किस तरफ जाएगी? क्या ऐसे सियासत पाकिस्तान में चल सकेगी या साफत चल सकेगी? बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह मलिक साहब, आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया है। हम तो पहले कहते हैं कि इमरान खान एक फाशिस्ट आदमी है और फाशिज्म को इसने हवा दी है, प्रमोट किया। कभी ख्वातीन सहाफियों पर हमला, कभी जो भी, कभी जजेस इनके खिलाफ फैसला दे तो जजेस पर लान तान शुरू कर देते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर इन्होंने आजकल जो कैंपेन बंद की हुई है, इसी तरह सहाफियों पे इस तरह है जैसे इनकी ये बनी गाला की जागीर है कि ये मुल्क के अंदर एक इंतशार अनारकी फैलाना चाहते हैं या किसी ये है वो गैर मुल्की झंडा के पाकिस्तान इंतशार की तरफ चले जाए। और ये इंतहा ये पॉलिटिकली इंतहा पसंद लोग हैं और लोगों यही नुकसान होता है कि जो RTS संस्था बंद करके जमात को आप आगे लाएं और पॉलिटिकल पार्टी को आप कॉर्नर करें। माजी में आपने देखा जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई और एक ही पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट किया, जिसकी वजह से ये आज पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तान इसकी बहुत एक मुआशी और एक इखलाकी कॉस्ट पे कर रहा है। आज पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान को प्रमोट करने की पाकिस्तान आज ये कॉस्ट पे कर रहा है जो इंतहाई खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पे रोकना ये हुकूमत वक्त का भी काम है, ये पाकिस्तान की आवाम का भी काम है, अदलिया का भी काम है। और जिस तरह से ये अनाउंस करते हैं और ये फिर फैसले के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और लोग समझते कि इज्जत बचाएं। बात इज्जत बचाने के लिए रसूलुल्लाह मलिक साहब इस तरह हम अगर अपने कारकुनों को कह दें कि अगर से देना पड़े तो फिर ये खाना जंगी की तरफ चीजें होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि अवाम उनका सासा है, मीडिया उनकी आंखें हैं और सिविल सोसाइटी उनके कान है। अगर वो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको टॉलरेट करना चाहिए बजाय कि आप अपने लोगों को कहे जी इसको पकड़ ले, मार दे, ये करें। आप मैसेज देते हैं, ये इमरान खान उनको अपनी तकरीर में मैसेज देता है जिसका फिर रिएक्शन होता है कारकुनों की सूरत में। अब जैसे अयाज मीर साहब हैं, हमारे खिलाफ हमेशा वो बात करते हैं। हमने आज तक उनके ऊपर या किसी भी मीडिया के हाउस पर या ऐसे हमला नहीं किया। इनको कोई टीवी चैनल अच्छा नहीं लगता तो ये मीडिया हाउस पे हमला कर देते हैं, उनकी ख्वातीन के साथ बदतमीजी करते हैं। तो रसूलुल्लाह मलिक साहब एज ए सोसाइटी मैं समझता हूँ कि आज हमारा तमाम मैं सिविल सोसाइटी से भी अपील करूंगा, वकला बरादरी से भी अपील करूंगा, मैं जुडिशरी से भी अपील करूंगा, तमाम जो लिविंग सोसाइटी है उनसे अपील करूंगा कि इनफ इज इनफ। अगर ये ना हो कि फिर चीजें हाथ से निकल जाए और किसी के भी कंट्रोल में ना रहे, हमें इस काम को यहीं पे रोकना होगा। बिल्कुल ठीक है। आलिया हमजा साहबा, बिल्कुल किसी जज्बात से हट के अगर हम बात करें कि क्या इलेक्शन लड़ना सबका हक नहीं है, आज का ही वाक़या है कि टाउनशिप के अंदर नज़ीर चौहान साहब जो PMLN के कैंडिडेट हैं वो गए, उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। वो जो बैनर्स लगाते हैं, कुछ लोग जाके उनके बैनर्स फाड़ देते हैं, कुछ लोग जाके जो उनको कंप्लेंट भी है कि PTI के कारकुन आते हैं और मेरी होर्डिंग जो लगी होती है उसके ऊपर नाजेबा कलमात लिख जाते हैं।
इस तरह फिर सियासत होगी कैसे अगर आपके मुखालफिन आपके बोर्डिंग होर्डिंग्स के ऊपर, आपके बैनर्स के ऊपर ऐसा ही लिखना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको जलसा नहीं करने देंगे, तो कैसे इलेक्शंस कैसे होंगे? अच्छा नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं ये याद करा दूं आबिद शेर अली साहब को कि आप जिनकी बात कर रहे थे ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं और इस वक्त जो बदतरीन आमरियत, बदतरीन तशद्दुद हो रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर कह लें, हमारे ऊपर कह लें। मैं थोड़ी सी यादाश्त के लिए, ये जो वक्त के फ़िरौन है ना, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और ये जो मीर जाफ़र, मीर सादिक है ना, सबसे पहले उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, रात को 3 बजे हमारे घरों की दीवारें टापी। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग, हमारे ऊपर उन्होंने पैलेट गन्स फायर किए, लाठियां बरसाई, हमारी गाड़ियां तोड़ी, डंडे मारे हमें। ये होती है फाशिज्म, ये होती है बदतरीन आमरियत। उसके बाद फास्फोरस बम बनाने के, दहशतगर्दी के पर्चे हम पर कटवाए गए। कोई 14 पर्चे इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर है, पूरी क़यादत के ऊपर है। सारी दुनिया ने तमाशा दिखाया किस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए इन लोगों की बसेस और इन लोगों की वैन्स मौजूद थी। अब आ जाए, कौन सा जर्नलिस्ट आप लोगों ने छोड़ा है, किसको छोड़ा है? इमरान रियाज खान, कौन सा शहर रह गया जब उनके खिलाफ जहां पर FIR ना दर्ज हुई हो? साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर चले गए हैं, समी इब्राहिम रोज वो जाकर अपनी जमानतें करा रहे हैं, ये अरशद शरीफ साहब वो अपनी जमानतें रोज करा रहे हैं, डॉक्टर मोईद देख लें, जो देख लें। जब और आज आलिया साहबा बड़ी माजत के साथ, आलिया साहब बड़ी माजत के साथ जब समी इब्राहिम साहब को, मुबशर लुकमान को फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर इत्तलात में थप्पड़ मारे थे। सर एक सेकेंड, ना सर एक सेकेंड, यहाँ पर बात दो डिफरेंट चीजों की हो रही है। PTI के अंदर रहते हुए आप ये देख लें कि ये PTI की हुकूमत के अंदर नहीं हो रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो आज हो रहा है, सहाफत पर भी हमला हो रहा है। और कहा क्या जा रहा है, अभी मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने ये कहा है कि हमें ये कहा जा रहा है या तो मुल्क छोड़ दो, नौकरियां छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी फैमिलीज के साथ हम क्या करेंगे। ये हम कर रहे हैं, ये PTI कर रही है। अब आप आ जाए, ये जो सारी की सारी, ये मतलब ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर जिस तरह से इस तरह काम किया जाए। किसी एक तकरीर में कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आई तो आपने उस बंदे को, एक बूढ़े शख्स को, यानी आपने ना बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बूढ़े लोग छोड़े, ना सहाफी छोड़े, ना लोग छोड़े। अब आप आ जाए नजीर चौहान के ऊपर। पिछले मेरे ख्याल में 10 दिन पहले की बात है कि नजीर चौहान ने हमारे कैंडिडेट के भतीजे को फायरिंग करके मारा है और दोनों तरफ की लड़ाई उन्होंने जो है ऑफिस के ऊपर उन्होंने हमला किया है। ये तो अवाम, इन्हें पहले अवाम ने कहा था, ये जो मुनहरिफ लोग हो गए, आपने देखा है अवाम लोटे लेकर उनका घेराव करिए। अवाम को गुस्सा है उनके ऊपर, अवाम कहती है हमारा वोट लेकर ये लोग चले गए। अब मतलब ये कैसे हो सकता है कि वोट हो इमरान अवाम आलिया साहब बड़ी मदद के साथ, अली साहब बड़ी मदद के साथ 5 अरकान PMLN के, नहीं अली साहब PMLN के 5 अरकान जब आपने अपने साथ मिला लिए थे, उस्मान बुजदार साहब उनको लेके बनी गाला चले गए थे, किसी ने उन 5 लोगों के खिलाफ भी उनको थप्पड़ मारने की बात की थी, गद्दार करार दिया था, किसी ने कहा था कि जाएं इनको घरों से ना निकलने दें। बहुत खूबसूरत बात की नसरुल्लाह साहब, आपको मैं याद करा दूं, इन्हीं के लीडर का कॉल है भरे जलसे में कि लोटों की जगह तो वॉशरूम्स में होती है, लोटों का घेराव करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को कहूंगी, शाहिद खान अब्बासी को कहूंगी कि आइंदा लोटों को टिकट नहीं देना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो 20 के 20 लोटों को टिकट दे दिए। अब ये तो अवाम का फैसला है। मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ, आबिद शेर अली साहब आप इस पर कमेंट कर दें। आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ आलिया साहब, आबिद शेर अली साहब आप इस पर कमेंट कर दें कि आपने कहा था लोटों को टिकट नहीं देंगे, आपने लोटों को टिकट दे दिया। ये लोटा क्रेसी सियासी जमातों में चलती रहेगी? मैं अगर मोहतरमा को जवाब दूं कि जो कराची में मरियम नवाज साहिबा का कमरा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी थी, इस तरह अगर हम घुसे तो ये कहीं मुंह छुपाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। बात ये है, मैं जातियात पे नहीं आता, मैं इतलान अर्ज करता हूँ कि ये जो लोटों की बात कर रहे हैं, इनकी एक भी पार्टी का मुनरफ नहीं है, वो आज़ाद लोग जीत कर आए थे। आप ये जो लोटों की बात कर रही हैं, आप उनकी देख लें, सलमान नईम इनके शाह महमूद कुरैशी को हरा कर आया। शाह महमूद कहता है मुझे मेरी पार्टी ने हरा दिया। अजमल चीमा फैसलाबाद में वो सारे आजाद जीते,
इनका कौन जीता? ये तो जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल करके करते रहे हैं और ये बात प्रमोट करते रहे हैं, और ये वो कहते हैं जी कि हम विक्टे गिरादी, और जो विक्टे गिराते थे ये उनके पुश्तनाई पे छुपकर बैठते थे। और जिस तरह सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो मुझे जरूरत नहीं है इन मोहतरमा की बातों का जवाब देने का। मैं अगर जवाब देने आऊँ वो मैं समझता था कि मोहतरमा शायद मरियम बीबी का कराची का वाकया उसको कंडेम करे, क्योंकि खातून है अच्छी, इन्होंने नहीं किया कंडेम। मैं अब इस खातून को क्या कह सकता हूँ? ये जिन हजरात का नाम लिया, कोई एक बता दे कि किसी का घर पे पुलिस रेड हुआ, यहाँ पे हामिद मीर को गोली लगती है, अब सारा आलम को गोलियां मार दी जाती हैं, क्या हाउसेज के लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। ये पता नहीं उस वक्त बीबी सो रही थी, पता नहीं उस वक्त कोई फरिश्तों की हुकूमत थी। अगर कोई इनको बात समझ हो तो ये बात नहीं है कि मैं ये चीज़ों पर जातियात पे आऊँ। अगर आप प्रवोक करेंगे लोगों को हमला करने की, पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर करते। लोग आपकी पार्टी से जीत कर नहीं आए, आपने जहाज जहांगीर तरीन का इस्तेमाल किया, पैसे इस्तेमाल किए, आपने बुजदार को बनाने के लिए आपने शर्त रखी थी कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी। आप देख लें, मेजॉरिटी नून लीग की थी, उसको मिनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया, लोगों को जबरदस्ती पीटीआई में ज्वाइन करा दिया कि आप ये रोते हैं। तो ये लोटे ये लोटों की बात करते, लोटे तो ये खुद है। आप पैसे खर्च करके जहांगीर तरीन के पैसों से आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जब वो आपसे नाराजगी का इजहार करते हैं तो वो लोटे हो जाते हैं। बल्कि आप अपने इस्लाह करें, आप इस्लाह करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह लड़ाई झगड़े से विकटे उखाड़ के आप इलेक्शन जीतेंगे, हमने ना आपको इलेक्शन से भागने देना है, ना हमने अल्लाह के फजलो करम से अवाम की वोटों से आपको इलेक्शन जीतने देना है। ना यहाँ पे आरटीएस सिस्टम बंद होगा, ना यहाँ पे दस्ता में कोई फॉग आएगी और बैलेट बॉक्स चोरी हो जाएंगे, पैसे देकर वहाँ पर अमले को खरीदा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम जिसको वोट देंगे वो इलेक्ट होके आ जाएगा। अगर वो आपके पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, फिर आप मुझसे बात करें कि वो लोटे हो गए। आप जितने भी लोगों को ले लें, जितने भी, मैं मखदूम बासत बुखारी साहब को ले ले, वो भी आजाद, लेकिन मेरी बात सुन लें। लेकिन अब सब जो लाहौर से इलेक्शन लड़े 3-4 अरकान, वो तो पीटीआई के टिकट पर थे, उन्होंने छोड़ दिया ना जी। लोग अब ना दे, वो लोगों को डिसाइड करने में। ये कौन होता है कि लोगों को मारे? ये कोई लोग इनके जरखरीद गुलाम है? यहाँ ये कोई ऐसी शख्सियत है इमरान खान कि इसके रूट दुखना नहीं तो ये गोली मरवा दे? ये शहनशाहियत है? ये कोई आमरीयत है कि इस शख्स को माने? ठीक है, नहीं माने तो आप अफसार आलम को गोली मार दें, नहीं माने तो आप हामिद मीर को गोली मार दें, नहीं माने तो आप नसरुल्लाह मलिक को टीवी पर गालियां दे दें, आप नहीं माने तो आप सन्नत हुसैन को नौकरी से निकलवा दें, नहीं निकाले तो आप टीवी चैनल पर के जरिए आप बंद कर दे। को खौफ है यार? आप मेरी जुबान सुनाए, आपकी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मुनाजरा कर लें, आप आईना देखेंगे तो शक्ल आपकी खराब होगी। तो नसरुल्लाह मलिक साहब, ये फाशिज्म को कंडेम करना चाहिए। लोगों का राइट है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का राइट है, कोई अच्छा है बुरा है, मुझे मेरी शक्ल पसंद है, लोग मुझे वोट दे रहे। इन्होंने टिकटें दी है ना, अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़े, हमने भी टिकट दी, हमने भी अपने लोगों को इलेक्शन जिताना है। अब आप फैसला करने दें। अगर ये लड़ाई झगड़े पे आएंगे, इसका खमियाजा इनको भुगतना। आलिया अहमद साहबा, अभी आपने जिक्र किया था कुछ जर्नलिस्टों का, जी उनको कहा जा रहा है कि वो मुल्क से उनको बाहर भेजने की बातें की जा रही हैं। थोड़ा सा अगर हम तारीख में जाएं, आपकी हुकूमत आई थी तो हमें अहकामात मिले थे मस्बत रिपोर्टिंग की जाएगी, 100 दिन के लिए मस्बत रिपोर्टिंग, फिर 6 माह के लिए मस्बत रिपोर्टिंग, फिर कहा गया हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोला जाएगा। उस वक्त आप बड़े खुश थे। फिर ये भी कहा गया कि जो भी सर्वे करेगा, रोड शो करेगा, उसको भी नहीं चलने दिया जाएगा। बहुत से लोग आपके मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अंबर शमसी, एक लंबी लाइन है, तलत हुसैन, जिनको टीवी चैनलों से निकाला गया। ये आगाज़ तो आपने किया था अपनी हुकूमत आते ही। मैं सबसे पहले तो नसरुल्लाह साहब, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हामिद मीर को गोली किसने मारी थी? मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हामिद मीर को खुद बता दिया था।
हामिद मीर की नौकरी किसने भेजी थी? हमने तो नहीं की थी। ये तो जियो वाले ने भी नहीं कहा था। फिर पूछे कहाँ से गई थी? हम तो खुद कह रहे हैं जो हुआ था जुल्म हुआ था। पहली दफा नौकरी गई थी एवन फील्ड के करप्शन निकालने पर। इदारों को इस्तेमाल करके मस्बत रिपोर्टिंग की, इदारों को इस्तेमाल करके मस्बत रिपोर्टिंग की डिमांड होनी चाहिए। आलिया साहब मेरी गुजारिश है, आलिया साहब एक गुजारिश मेरी है, इदारों को इस्तेमाल करके नहीं इदारों को इस्तेमाल करके मस्बत रिपोर्टिंग की डिमांड होनी चाहिए। इदारों को इस्तेमाल करके ये कहना चाहिए। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। नहीं मैं उस तरफ तो अभी आती हूँ ना, उस तरफ तो मैं 1 मिनट में उसका जवाब दे दूंगी। मुझे तो सिर्फ इतना बता दें, क्या ये सारा कुछ हमने किया था? नजम सेठी वाला एपिसोड, ARY को जुर्माने, ARY को बंद करना, ऑफ एयर करना, हमने किया था? हमने तो कुछ भी नहीं किया था। और जिन 3-4 लोगों की ये ले रहे हैं वो भी पता है कि कौन से नामालूम अफराद थे, किन्होंने किया था। PTI के अंदर तो मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को जितनी आज़ादी थी, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाए, कैबिनेट हो जाए, PTI के आज आकर पता चले कि PTI की अचीवमेंट क्या थी। महंगाई जो 11% थी, आज वो महंगाई सबको नजर आती थी और आज 30% वाली महंगाई किसी को मुश्किल फैसले कहकर मीडिया को नजर नहीं आ रही। मैं ये बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ वर्स्ट काइंड ऑफ फाशिज्म है। आलिया साहबा किसी सियासतदान की बजाय, आलिया साहबा किसी सियासतदान की बजाय किसी इदारे को ये हक होना चाहिए कि वो अब दूसरे मुखालिफ सियासी जमात की वीडियोस दिखाए, साफियों को दिखाए, बयानियाँ बनाए, गद्दार करार दे और उसके बाद आपको सपोर्ट मिले। ये मजे तो आपने लूटे हैं ना सारे। नसरुल्लाह साहब मेरी अब मजे की बात सुन लें। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, हम तो किसी एक का इंतजार करें, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि कोई हमें सिर्फ इतना बता दे कि डॉलर का रेट जो है वो इंट्रा बैंक के अंदर क्या है या ओपन मार्केट के अंदर क्या है, या हम तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करें कि हमें पता हो स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा चुका है या कितना नीचे आ चुका है। अब आप आ जाए ऑडियोज और वीडियोज। ऑडियोज और वीडियोस का कारोबार तो एक ही खातून करती हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो कहती हैं वीडियोस कभी दफन नहीं होती। और मेरे पास सबकी वीडियोस है और उन वीडियोस के आने के बाद आपको भी पता है कि किस तरह से अब्बा हजूर मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं और केसेस के अंदर 18 माह की रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इसलिए सर छोड़ दे, ना हम ऑडियोज वीडियोस बनाते हैं, ना हम दिखाते हैं, ना हम ऐसी किसी चीज का हिस्सा है। और ये एक जो मिथ थी ना कि जी हमें किसी ने उंगली पकड़ के चलाया था, तो अब सारी दुनिया ने देख लिया कि 3.5 साल की हुकूमत के अंदर कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी थी। और ये जो 35-35 साल का चूरन देते थे ना, इन्हें तो बैसाखियां भी नहीं चला सकी हैं। ये इतने नाअहल और ना तजर्बाकार और लोग थे। तो इसलिए ये छोड़ दें, ये सारी मिथें एक दफा करके खत्म हो रही हैं। और PTI नजर आ रहे कि अवाम ने इलेक्ट किया था, अवाम के जोर से आई थी और RTS बिठाने का मकसद सिर्फ इतना था कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बैसाखियां भी कबूल नहीं की। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।